Hello viewers. Relations with the United States have remained the major as well as the most difficult component of Pakistan's foreign policy. The bilateral relations have remained on a roller coaster. जिस तरह रोलर कोस्टर में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इस तरह बायोलैटरल रिलेशंस का जो जर्नी रहा है 1947 ऑनवर्ड, उसमें भी अप्स एंड डाउन आए हैं. The relations have oscillated between strategic partnership and sanctions, deep engagement and estrangement. और एक अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान यूएस रिलेशंस की ना सिर्फ सिक्योरिटी डायमेंशंस हैं बल्कि इसकी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक डायमेंशंस भी रही हैं. हम आपके साथ पाकिस्तान यूएस रिलेशंस का एक डिटेल्ड एनालिसिस शेयर करेंगे जिसके मुख्तलिफ फीचर्स आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं. हम आपको बताएंगे कि बायोलैटरल रिलेशन की फाउंडेशंस क्या थी और फिर 1947 से अब तक जो मुख्तलिफ फेजेस रहे हैं उसमें बायोलैटरल रिलेशंस में क्या अप एंड डाउन आया है. We start with the foundations of Pakistan-US relations. पाकिस्तान 1947 में एस्टेब्लिश हुआ और 1947 में पोस्ट वर्ल्ड वार II वर्ल्ड ऑर्डर वाज टेकिंग शेप. तो दो ब्लॉक्स इमर्ज हो रहे थे. वन वाज द कैपिटलिस्ट लिबरल ब्लॉक विच वाज लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंक्लूडिंग इट्स वेस्टर्न यूरोपियन एलाइज, और दूसरा जो था दैट वाज द कम्युनिस्ट टोटलिटेरियन ब्लॉक विच वाज लेड बाय द यूएसएसआर and included Eastern European states. ये अब आप मैप पे देख सकते हैं. ग्रीन जो पार्ट है मैप का, इसमें आपको वेस्टर्न ब्लॉक की कंट्रीज हैं और जो पिंक पार्ट है मैप का, इसमें आप देख सकते हैं ईस्टर्न या सोवियत ब्लॉक के मेंबर कंट्रीज. कैपिटलिस्ट ब्लॉक के कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसमें थे मार्केट इकोनॉमी, डेमोक्रेसी, इंडिविजुअलिज्म, पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और एक अपने इनकी कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए मेंबर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन 1950 में सेटअप हुई जिसको नेटो या नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया. और अमेरिका वाज ए न्यूक्लियर पावर. बाद में फ्रांस और यूके भी जो जिनका ताल्लुक कैपिटलिस्ट ब्लॉक से था, दे आल्सो बिकेम न्यूक्लियर पावर्स. दूसरी तरफ कम्युनिस्ट ब्लॉक के भी कुछ फीचर्स थे which were opposite to the features of the capitalist bloc. These included the socialist economy, totalitarianism, that is a very strong state, collectivism, world revolution. क्योंकि कम्युनिज्म में बेसिक फीचर ये था कि वर्कर्स कहीं भी हों दुनिया में, वहाँ पे अगर वर्कर्स की मूवमेंट चलती है तो जो कम्युनिस्ट कंट्री हैं, इट इज़ देयर ड्यूटी टू सपोर्ट द वर्कर्स मूवमेंट टू अशर इन अ वर्कर रेवोल्यूशन. तो उसको कहते थे वर्ल्ड रेवोल्यूशन आना चाहिए वर्कर्स का, कम्युनिस्ट का. इसी तरह उनका भी एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम दिया गया था वार्सा पैक्ट में. और यूएसएसआर भी कुछ अरसे बाद, दैट इज जैसे पोस्ट वर्ल्ड वार II ऑर्डर शेप अप हुआ तो तकरीबन 1950 में यूएसएसआर आल्सो बिकेम ए न्यूक्लियर पावर. ये जो दो ब्लॉक्स के दरमियान राइवलरी थी, इसकी स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस भी थी और आइडियोलॉजिकल डायमेंशंस भी थी, और इस राइवलरी को कोल्ड वार का नाम दिया गया. एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो 1940s में हुई वो ये थी कि यूरोपियन कॉलोनियलिज्म जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया और यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग यूके ने, जहाँ बहुत सी कॉलोनीज थी, जैसे इंडिया उनकी कॉलोनी थी, तो वहाँ पे अब नई स्टेट्स, सोवियन स्टेट्स इमर्ज होना शुरू हो गई जिसमें इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल थे. अब दोनों जो ब्लॉक थे, सोवियत ब्लॉक भी और अमेरिकन ब्लॉक भी, ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं, ये नई स्टेट्स जो बन रही हैं, वो इन ब्लॉक में, इनके ब्लॉक में शामिल हों. और दूसरी तरफ पाकिस्तान जैसे कंट्रीज जो थे उनके पास भी उनके सामने भी एक चॉइस थी कि वो क्या करें, इस एक ब्लॉक में शामिल हों या दूसरे ब्लॉक में शामिल हों. तो बेसिकली पाकिस्तान के पास तीन चॉइसेस थी. एक चॉइस तो ये थी कि पाकिस्तान शुड ज्वाइन द यूएस लेड ब्लॉक. दूसरी ऑप्शन ये थी कि पाकिस्तान शुड ज्वाइन द सोवियत ब्लॉक. और तीसरी ये थी कि किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन ना किया जाए बल्कि पाकिस्तान न्यूट्रल या नॉन अलाइंड रहे. पाकिस्तान बनने के एक हफ्ते के अंदर
उस वक्त पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खां, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान वुड टेक नो साइड्स इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी बिटवीन द नेशन, यानी कि पाकिस्तान कोई साइड नहीं लेगा और पाकिस्तान नॉन अलाइन या न्यूट्रल रहेगा। इसी बात कुछ 6 मंथ के बाद गवर्नर जनरल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि आवर फॉरेन पॉलिसी इज वन ऑफ फ्रेंडलीनेस एंड गुडविल टुवर्ड्स ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हम किसी के साथ भी कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली पाकिस्तान ने अमेरिकन ब्लॉक को ज्वाइन कर लिया। इसकी क्या वजह है? इससे पहले कि हम आगे चले, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल सीएसएस प्रिपरेशंस को सब्सक्राइब कर लें। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं आपको रेफर करूंगा पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी की तरफ। ये बुक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल बुक्स ऑन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। इस बुक के मुताबिक देयर आर डिफरेंट रीजंस, और ये बुक में कम से कम 5 रीजन जो है इसने आइडेंटिफाई किए हैं कि वाई पाकिस्तान ज्वाइन द वेस्टर्न ब्लॉक इंस्टेड ऑफ द सोवियत ब्लॉक। तो पहली रीजन तो वो थी, दैट वाज द आइडियोलॉजिकल फैक्टर। Pakistani leadership saw Christian West as ideologically closer than the communist USSR, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्रीज के बारे में ये था कि ये एथिस्ट हैं, तो इस वजह से आइडियोलॉजिकली पाकिस्तान लीडरशिप ने देखा कि वेस्ट जो है वो उनके ज़्यादा करीब है। इसी तरह इसी कॉन्टेक्स्ट में अप्रैल 1950 में प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने प्रपोज किया कि यूएस में सपोर्ट एफर्ट्स फॉर इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट इन पाकिस्तान एंड इंडिया टू कीप आउट द पोटेंशियल मेनेस ऑफ कम्युनिज्म, यानी कि अमेरिका को उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि वो इस चीज़ के कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों को कम्युनिज्म से दूर रखने के लिए इन कंट्रीज़ में आप इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के लिए जो एफर्ट्स हो रही है उनको सपोर्ट करें। दूसरा फैक्टर जो था दैट वाज नेहरूज व्यू ऑन कम्युनिज्म। इंडिपेंडेंस से पहले भी जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने, वो एक सोशलिस्ट के तौर पे पूरी दुनिया में मशहूर थे, और नेहरू ओपनली कहा करते थे कि कैपिटलिज्म इज़ द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर फॉशिज्म एंड एम्पीरियलिज्म। तो जो एम्पीरियलिज्म आया था उसकी ब्रीडिंग ग्राउंड जो था वो कैपिटलिज्म था, तो वो कैपिटलिज्म के सख्त खिलाफ थे। और नेहरू की इन व्यूज़ की वजह से, उनके जो सोशलिस्ट व्यूज़ की वजह से यूएसएसआर में उसको बहुत पसंद किया गया, एंड यूएसएसआर सॉ इंडिया एज इट्स आइडियोलॉजिकल एलाई कंपेयर्ड विद पाकिस्तान दैट हैड रिलीजियस फाउंडेशंस। तीसरा जो फैक्टर था दैट वाज यूएसएसआर's इनिशियल ल्यूकवार्म एटीट्यूड टुवर्ड्स पाकिस्तान। यूएसएसआर जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज करने में यूएसएसआर ने काफ़ी टाइम लिया, और जैसा कि एक कन्वेंशन है जब कोई नया कंट्री बनता है तो दूसरे कंट्रीज़ उसकी लीडरशिप को एक कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेजते हैं, लेकिन यूएसएसआर ने पाकिस्तानी लीडरशिप को ऐसा इस तरह का कोई मैसेज नहीं भेजा। और फोर्थ रीज़न ये थी क्योंकि पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान को उस वक्त भी शुरू में ये एहसास हो गया था कि हम इकनॉमिकली और मिलिटरीली बहुत वीक हैं, ख़ासतौर पर इंडिया के मुकाबले में काफ़ी वीक हैं, और इंडिया के साथ ही पाकिस्तान के इश्यूज़ थे। तो इस वजह से पाकिस्तान चाहता था कि उसकी इकनॉमिक और मिलिट्री बिल्डअप के लिए उसे असिस्टेंस की ज़रूरत है, और ये असिस्टेंस वेस्टर्न कंट्रीज आर इन ए बेटर पोजीशन टू प्रोवाइड दिस असिस्टेंस देन द ईस्टर्न ब्लॉक। और द फिफ्थ फैक्टर वाज द कश्मीर इशू। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया जनवरी 1 1948 को कश्मीर को यूनाइटेड नेशंस में ले गया था। अब पाकिस्तान का ये व्यू था कि क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में जो वेस्टर्न ब्लॉक की कंट्रीज़ हैं उनकी वोटिंग पावर या वोटिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा है सोवियत ब्लॉक की कंट्रीज़ के मुकाबले में, तो अगर पाकिस्तान वेस्टर्न ब्लॉक में शामिल हो जाता है तो दिस कंट्रीज विल हेल्प रिजॉल्व द कश्मीर इशू। तो लेकिन इसी डेवलपमेंट के साथ इन मई 1949 प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान accepted an invitation from Soviet leadership to visit Moscow, but the visit never materialized. Instead, Liaquat Ali Khan visited Washington in May 1950 on the invitation of US leadership, और उससे पहले यूएसए ने अक्टूबर 1949 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू को भी होस्ट किया था। तो यहाँ पे आप ये टाइम लाइन देख लें इन तीनों चीज़ों की, तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप जहन में रखिएगा कि मई 1949 में यूएसएसआर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करता है
لیکن وزٹ ٹیک پلیس نہیں ہوتی. اکتوبر 1949 میں اسی سال یعنی کہ انڈین پرائم منسٹر کو انوائٹ کرتا ہے اور وہ وزٹ کرتے ہیں امریکہ کی. اور پھر مئی 1950 میں یعنی کہ یو ایس ایس آر کی انویٹیشن کے تقریباً ایک سال بعد پاکستانی پرائم منسٹر امریکہ وزٹ کرتے ہیں. ایک بڑا امپورٹنٹ ایک ایونٹ ہوا جس نے یو ایس اور انڈیا کے ریلیشنس میں کہ بلڈ اپ کرنے میں بڑا امپورٹنٹ رول کیا. دیٹ واز دی اسٹیبلشمنٹ آف دا پیپلز ریپبلک آف چائنا اور PRC آن دا 1 اکتوبر 1949. جیسا کہ آپ اس اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ماؤ زے تونگ PRC کے اسٹیبلشمنٹ کا اعلان کر رہے ہیں. So US saw India, which was the largest non-communist country situated close to the two communist giants, that is USSR and China, as the ideal counterpart to China. کہ چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے کیونکہ چائنا بھی کمیونسٹ کنٹری تھا اور کمیونسٹ ایکسپینشن کو روکنا دیٹ واز دا ٹاپ پالیسی ایجنڈا آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. تو انہوں نے دیکھا کہ انڈیا جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کر سکتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک فاؤنڈیشنز آف US انڈیا ریلیشنز. اسی چیز کو نیو یارک ٹائمز نے جو کہ امریکہ کا بڑا کریڈیبل نیوز پیپر ہے اس نے جب نہرو نے وزٹ کیا امریکہ تو اس موقع پہ اس نے کہا کہ واشنگٹن وانٹس انڈیا ٹو بی اے bulwark اگینسٹ کمیونزم. انڈیا از پوٹینشیلی اے گریٹ کانٹریبیوٹ ٹو چائنا. تو US saw India the world's largest democracy کیونکہ انڈیا دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی تھا ایز دا کاؤنٹر پارٹ آف اے ڈیموکریٹک امریکہ ان دا ایسٹ. کچھ جیسے ویسٹرن ہیمیسفیئر میں امریکہ ایک بڑی ڈیموکریسی ہے اس طرح ایسٹرن ہیمیسفیئر میں انڈیا ایک بڑی ڈیموکریسی بنے گا. تو اس کو کہتے ہیں دی آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشنز آف US انڈیا ریلیشنز. انیشلی US کے پاکستان کے بارے میں کوئی اچھے ویوز نہیں تھے اینڈ دے سا پاکستان ایز اے بیکورڈ تھیوکریٹک اسٹیٹ ان کانٹراسٹ ود اے سیکولر اینڈ فارورڈ لوکنگ انڈیا. اور اٹ واز اونلی آفٹر دا USSR had invited Pakistan's prime minister to Moscow that Washington extended him an invitation. تو اگر امریکہ USSR پاکستانی پرائم منسٹر کو انوائٹ نہ کرتا تو ہو سکتا امریکہ بھی مزید کچھ عرصہ پاکستانی پرائم منسٹر کو دعوت نہ دیتا. تو اگرچہ وہ لیاقت علی خان نے USSR کی وزٹ نہیں کی لیکن وہ جو اس انویٹیشن نے پاکستان کو امریکہ کے قریب لانے میں بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا کیونکہ امریکہ کا تھا کہ اگر پاکستان USSR کی طرف چلا جاتا ہے تو دے میں لوز اے پوٹینشیل ایلائی. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا واز دا US فرسٹ چوائس ان ایشیا بیکاز آف اٹس اکنامک سائز, its democracy and its being a so-called secular and forward-looking country. لیکن پھر پاکستان اور USA کے ریلیشنز میں ایک بریک تھرو آ گیا اور وہ بریک تھرو کس طرح آیا؟ دیٹ واز پرووائڈیڈ بائی دا کورین وار وچ واز ویج فرام 1950 to 1953. ہوا یہ کہ پاکستان فلی سپورٹڈ US sponsored UNSC resolutions for assistance to South Korea against the invading North Korea. ساؤتھ کوریا جو کہ امریکن ایلائی تھا اور نارتھ کوریا واز سپورٹڈ بائی رشیا اینڈ چائنا. تو اس نے جب ساؤتھ کوریا پہ اٹیک کیا تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے کہنے پہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل نے ریزولوشن پاس کی اور اس ریزولوشنز کو پاکستان نے فلی سپورٹ کیا. دوسری طرف نہرو نے بار بار یہ کہا کہ اگر پیپلز ریپبلک آف چائنا کو یونائٹڈ نیشن میں ایڈمٹ کر لیا جاتا تو کورین وار ہوتی ہی نہ. یہ آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ جب PRC قائم ہوا تو چائنا کا کچھ حصہ جس کو نیشنلسٹ لیڈ کر رہے تھے انہوں نے ایک علیحدہ اپنی گورنمنٹ بنا لی تائیوان میں. اور کیونکہ تائیوان کو امریکہ سپورٹ کر رہا تھا تو یونائٹڈ نیشنز میں جو چائنا کی جو ممبرشپ تھی وہ تائیوان کے پاس ہی رہی, PRC کے پاس نہیں آئی. امریکہ اس کو اپوز کرتا رہا جبکہ انڈیا کا یہ خیال تھا کہ اگر چائنا کو پیپلز ریپبلک آف چائنا کو یونائٹڈ نیشنز کی ممبرشپ مل جاتی تو شاید کورین وار نہ ہوتی. تو یہ چیز بھی امریکہ کو پسند نہیں آئی. اور اسی وجہ سے کہ بہت سالوں بعد جب پریزیڈنٹ ایوب نے
अमेरिका विजिट किया तो प्रेसिडेंट उस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनेडी ने ये कहा कि ड्यूरिंग द डिफिकल्ट डेज विच फेस्ड अवर कंट्री एट द टाइम ऑफ द वॉर इन कोरिया वन ऑफ द फर्स्ट टू ऑफर अस असिस्टेंस वाज योर कंट्री। तो वो इस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को कोरियन इश्यूज क्राइसिस के दौरान, कोरियन वॉर के दौरान अमेरिकन पॉलिसी को सपोर्ट किया था। उसके बाद द सेकंड ब्रेक थ्रू हुआ जब जापानीज पीस कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई सैन फ्रांसिस्को में सितंबर 1951 में, ताकि जापान में भी पीस आए और वो आगे जापान में भी एक स्टेबिलिटी आए। और उसी दिन यूएस जापान के दरमियान एक सिक्योरिटी पैक्ट भी साइन हुआ था। पाकिस्तान उन 48 कंट्रीज में था जिन्होंने जापान की जो पीस ट्रीटी थी उसको साइन की थी, और पाकिस्तान ने यूएस जापान सिक्योरिटी पैक्ट को सपोर्ट भी पूरी तरह किया। दूसरी तरफ इंडिया ने, क्योंकि वो यूएसएसआर और चाइना को फॉलो कर रहा था उन दिनों में, तो उसने दोनों ट्रीटीज़ को, यानी कि जापान पीस ट्रीटी भी और यूएस सिक्योरिटी ट्रीटी को, उसने उसके खिलाफ उसने वॉइस रेस की, ऑब्जेक्ट किया, और इसकी वजह से हुआ कि इट एंडेड अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ वाशिंगटन। मतलब उसने दोबारा वाशिंगटन के खिलाफ उसने एक अपनी वॉइस रेस की। तो यही वजह से कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने डब नेहरू द लॉस लीडर। पहले आपने देखा कि न्यूयॉर्क टाइम ने नेहरू की बहुत तारीफ की थी, लेकिन अब उसने नेहरू को क्या डिस्क्राइब किया, लॉस लीडर। और पाकिस्तान को उसने डिस्क्राइब किया न्यूयॉर्क टाइम ने एज अमेरिकाज वन श्योर फ्रेंड इन साउथ एशिया। तो जिससे आप देख सकते हैं कि बायलैटरल रिलेशंस में अब पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के बहुत करीब आता जा रहा है, और अमेरिका को पाकिस्तान अब बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। यही वजह हुई है कि increasingly disappointed with India, Washington turned towards Pakistan, which was the second largest non-communist nation in mainland China। तो पाकिस्तान mainland एशिया में, तो ये भी पाकिस्तान का एक था कि वो second largest non-communist nation थी mainland एशिया में। फिर 1953 में एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई कि मोहम्मद अली बोगला जो उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर थे, और ही वॉज एडमायरर ऑफ अमेरिका, और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के बड़े एडवोकेट थे। वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो जब वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट बने तो इनकी अंडर भी पाकिस्तान और अमेरिका और ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ गए। और यही वजह है कि जब पाकिस्तान में एक सीरियस फैमाइन आया 1953 में, तो पाकिस्तान ने यूएसए को रिक्वेस्ट की कि वो उसके 1 मिलियन टन ऑफ व्हीट गिफ्ट के तौर पे थे, और यूएसए ने पाकिस्तान की ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, विच वॉज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथनिंग रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। तो अगली वीडियो में आप ये डिस्कशन आपके साथ हम जारी रखेंगे पाकिस्तान यूएस रिलेशंस पे, और हम स्टार्ट करेंगे कि यूएस पाकिस्तान के दरमियान जो 1954 में एक म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस ट्रीटी साइन हुई थी वो क्या थी, उसके बाद आगे क्या डेवलपमेंट हुई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ दैट इज़ द केस, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल CS Preparation। थैंक्स फॉर वॉचिंग।